दोस्तों, एक गलती, एक जिद और एक ऐसा फैसला जो अमित शाह ने लिया था अपनी ताकत के नशे में, आज वही फैसला भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन चुका है। जो गृहमंत्री कल तक देश को ये बताते फिरते थे कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम जिसको चाहेंगे उसको झुकाएंगे, आज वही गृहमंत्री संसद के भीतर आने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन सहयोगी पार्टियों के कंधे पर बैठ करके मोदी और शाह दिल्ली की गद्दी संभाले हुए थे, अब वही कंधे हिलने लगे हैं। वही सहयोगी अब खुल करके बगावत के सुर अलाप रहे हैं। और ये बगावत कोई छोटी मोटी नहीं है, ये वो बगावत है जिसकी गूंज दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूरे दक्षिण भारत तक सुनाई दे रही है। एक अकेला सब पर भारी का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल से लगाया, वो नारा अब उन्हीं के गले में फंस गया है। क्योंकि जब वक्त आया मैदान में उतरने का, जब वक्त आया विपक्ष के सवालों का जवाब देने का, जब वक्त आया संसद के भीतर खड़े होकर के देश को यह बताने का कि आखिर लद्दाख में उन बच्चों के साथ क्या हुआ, आखिर सोनम वांगचुक जैसे लोगों की बात क्यों नहीं सुनी गई, आखिर महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई उसका जिम्मेदार कौन है, तो ना प्रधानमंत्री मोदी दिखे ना ही अमित शाह। 20 जुलाई से लेकर के आज 13 अगस्त तक जो पूरा मॉनसून सत्र चला, आज पूरे सत्र में एक अकेले का दावा करने वाले 2 शख्स गायब रहे। और ये गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये डर था। ये वो डर था जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे इन 2 शख्सियतों के अंदर तक बैठ चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि 12 अगस्त की तारीख को अमित शाह ने खुद 3 बजे का वक्त दिया था। पूरे देश की निगाहें संसद पर टिकी थी। हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर अब गृहमंत्री बोलेंगे, अब अपनी सफाई देंगे, अब बताएंगे कि लद्दाख में जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन था, पायलट गन क्यों चलाई गई, महिलाओं के साथ अभद्रता क्यों हुई, उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ आपके लोगों ने क्या किया, छात्रों के साथ इतनी क्रूरता क्यों की गई, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को कैमरे के सामने जूतों तले क्यों रौंदा गया। मगर 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए और अमित शाह संसद में नहीं पहुंचे। 12 अगस्त खत्म हो गया और जिस शख्स को देश की जनता को जवाब देना था वो अपने दफ्तर में बैठा रहा। और यही वो पल था जब देश ने देखा कि जिस शेर की दहाड़ की बात होती थी वो शेर असल में कागज का है। जो चुनाव के मंच पर गरजता है, जो रैलियों में हुंकार भरता है, वही शख्स जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अपनी बात रखने की बारी आती है तो चुप्पी साध लेता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डर है क्यों, इस डर की जड़ें कहां हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस डर की जड़ें दक्षिण भारत में है, इस डर की जड़ें तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। क्योंकि जो खेल अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने खेलने की कोशिश की थी, वो खेल अब उन्हीं पर उल्टा पड़ चुका है। मामला है परिसीमन का, मामला है डिलिमिटेशन का। जिस डिलिमिटेशन के जरिए मोदी और शाह पूरे देश के राजनीतिक नक्शे को अपने हिसाब से बदलना चाहते थे, अब वही डिलिमिटेशन उनके सामने पहाड़ बनकर के खड़ा हो गया है। अमित शाह ने डीएमके के नेता से बातचीत की थी, उन्हें भरोसा दिलाया था कि आपकी राजनीतिक जमीन बची रहेगी, आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपकी वापसी सुनिश्चित हो जाएगी। आने वाले दिनों के लिए सुनहरे सपने दिखाए गए थे, मगर स्टालिन की डीएमके ने वो सारे सपने ठुकरा दिए। और सिर्फ ठुकराया ही नहीं बल्कि तमिलनाडु विधानसभा में बाकायदा ये प्रस्ताव पारित करवा दिया कि मोदी सरकार के खिलाफ। और ये प्रस्ताव सिर्फ परिसीमन पर नहीं था, ये प्रस्ताव 3 मुद्दों पर था, परिसीमन, एफसीआरए और नीट। तीनों ही मुद्दे वो हैं जिन पर केंद्र सरकार पहले से घिरी हुई है। और अब जब तमिलनाडु सरकार ने इन तीनों पर एक साथ प्रस्ताव पारित करवा दिया तो केंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर असली धमाका तो तब हुआ जब इस प्रस्ताव में सिर्फ इंडिया गठबंधन की पार्टियां शामिल नहीं थी, इसमें एआईएडीएमके भी शामिल थी। हाँ, वही एआईएडीएमके जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, वही एआईएडीएमके जिसके साथ मिलकर के कभी जयललिता ने तमिलनाडु में सरकार चलाई थी और बीजेपी को दक्षिण में जमीन दी थी। आज वही एआईएडीएमके अपने राष्ट्रीय सहयोगी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई है। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि उगते सूरज को सलाम करने का जो सिद्धांत है वो अब उल्टी दिशा में काम कर रहा है। अब सहयोगी पार्टियों को यह समझ आ रहा है कि जिस सूरज को उन्होंने अब तक सलाम किया वो सूरज ढलने की कगार पर है। और जब सूरज ढल रहा हो तो कोई भी समझदार पार्टी उसके साथ नहीं रहती। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश में भी रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार ने वो जमीन तैयार कर दी जिस पर आकर के चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी खड़ी हो गई है। अब जरा आप सोचिए, चंद्रबाबू नायडू वही शख्स है जिनके समर्थन के बिना केंद्र में मोदी सरकार एक दिन भी नहीं टिक सकती। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये 2 शख्स हैं जिनके कंधे पर पूरी एनडीए सरकार टिकी हुई है। और अगर इनमें से एक भी हिल गया तो सरकार का ताश का महल भरभरा करके गिर जाएगा। और यही वो चीज है जिसका डर मोदी और शाह को अंदर तक सता रहा है। अब जरा इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। जो थलपति विजय हैं, जिन्होंने तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक जमीन तैयार की है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 15
अगस्त से या फिर 22 तारीख से वो एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से बड़ा जमावड़ा होने वाला है और ये जमावड़ा सिर्फ थलपति विजय का नहीं होगा, इसमें राहुल गांधी की पूरी टीम शामिल होगी, इसमें डीएमके शामिल होगी, इसमें दक्षिण की तमाम क्षेत्रीय पार्टियां शामिल होंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं वो पार्टियां भी शामिल होंगी जो अब तक बीजेपी के साथ खड़ी थी मगर अंदर ही अंदर बगावत के सुर अलाप रही थी। और मैं आपको बताता चलूं कि उदयनिधि स्टालिन ने मोदी सरकार के खिलाफ जो ऐलान किया है वो बहुत मायने रखता है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार तानाशाही नहीं कर सकती, हम किसी भी कीमत पर केंद्र सरकार के साथ खड़े नहीं हो सकते। हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि अगले 25 वर्षों तक निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन नहीं किया जाना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं मगर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी चालाकी से उसे कटघरे में डाल दिया है। ये जो चालाकी की बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब पूरे विपक्ष ने एक साथ मिलकर के महिला आरक्षण के बिल को संसद में सहमति से पारित करवा दिया था तो सरकार ने चोरी छुपे उसमें परिसीमन का क्लॉज क्यों छोड़ दिया गया। यह सवाल आज पूरा दक्षिण भारत पूछ रहा है और इसका जवाब ना मोदी के पास है और ना ही शाह के पास है क्योंकि दरअसल यही तो वो चाल थी जिसके जरिए दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम करके उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ाने का पूरा खेल रचा गया था। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये वो राज्य हैं जिन्होंने पिछले 25-30 साल से परिवार योजना को गंभीरता से लागू किया। इन राज्यों ने अपनी आबादी को नियंत्रित किया और आज जब परिसीमन की बात आ रही है तो इन्हीं राज्यों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इनकी सीट कम होने का खतरा है और उन राज्यों की सीटें बढ़ने वाली है जहां आबादी बेतहाशा बढ़ी है। ये कैसा न्याय है, ये कैसी नीति है। पी चिदम्बरम जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने साफ शब्दों में कहा है कि तमिलनाडु समेत दक्षिण के राज्यों का अनुपात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और हम इसे बिगाड़ने नहीं देंगे। 25 वर्षों से परिवार योजना हमने लागू किया और इसका खामियाजा अब हमसे ही भुगतने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है और इसी अन्याय के खिलाफ आज पूरा दक्षिण भारत एकजुट हो गया है। अब बात करते हैं एफसीआरए की। ये जो एफसीआरए बिल है इसे भी संसद में पेश किया गया मगर इंडिया गठबंधन ने इसे पारित नहीं होने दिया। सरकार को मजबूर होना पड़ा कि इस बिल को जेपीसी के पास भेजा जाए मगर सवाल यह है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या था जिसका इतना विरोध हुआ। तो मैं आपको बताता हूं, इस बिल के जरिए दरअसल अल्पसंख्यकों पर, खास तौर पर मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, जैनियों और बौद्धों पर एक बड़ा प्रहार करने की तैयारी थी। इनके शैक्षणिक संस्थाओं को जो विदेशी आर्थिक मदद और चंदा मिलता है उस पर अंकुश लगाना था और यह काम कोई सामान्य काम नहीं था। यह संघ के उस मुस्लिम विरोधी एजेंडे को पूरा करने का काम था जिसके लिए दरअसल मोदी सरकार बनी है। मगर अब जब एआईएडीएमके जैसी पार्टी भी इसके खिलाफ खड़ी हो गई है तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा। तीसरा मुद्दा है नीट का। नीट की परीक्षा को लेकर के पूरे दक्षिण भारत में गुस्सा है। खासकर तमिलनाडु में कई सारे छात्रों ने इसकी वजह से आत्महत्या कर ली है। थलपति सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर भी प्रस्ताव पारित कर दिया है और इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि इस परीक्षा को समाप्त किया जाए और 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल में एडमिशन देने का प्रावधान किया जाए। और इस प्रस्ताव में डीएमके तो है ही, इसके साथ ही एआईएडीएमके भी शामिल है, आंध्र प्रदेश की टीडीपी भी शामिल है, पूरा का पूरा वामपंथी खेमा शामिल है। यानी दक्षिण भारत की तकरीबन हर बड़ी पार्टी इस मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी है। अब आप जरा एक बात पर गौर कीजिए, जो देश का मुख्य धारा का मीडिया है जिसे हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा, वो आपको ये नहीं बताएगा कि किस तरीके से बीजेपी की सहयोगी पार्टियां ही उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। वो तो जंतर मंतर पर ढूंढता फिरता है कि कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन हो रहा है तो वहां पहुंच जाए ताकि मोदी और शाह के मुद्दे से देश का ध्यान भटकाया जा सके। मगर सच तो यह है कि आज पूरा दक्षिण भारत एकजुट है, बिना इस फर्क के कि कौन इंडिया गठबंधन में है, कौन एनडीए में है, कौन बीजेपी के सहयोगी पार्टी है। सब एक साथ मिलकर के केंद्र सरकार की उस नीति के खिलाफ खड़े हो चुके हैं जो देश को तोड़ने की नीति है, जो देश को बांटने की नीति है, जो दक्षिण और उत्तर के बीच खाई पैदा करने की नीति है। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी और शाह करेंगे क्या। 13 अगस्त को मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। 20 जुलाई से लेकर के आज तक अमित शाह का इंतजार हो रहा है मगर वो नहीं आए तो नहीं आए। और अब जब सत्र खत्म हो जाएगा तो सरकार ये सोच सकती है कि चलो बच गए, मगर ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी क्योंकि ये लड़ाई अब संसद से निकल करके सड़क पर आ चुकी है। ये लड़ाई अब दिल्ली से निकल करके चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम तक पहुंच चुकी है। ये लड़ाई अब सिर्फ राहुल गांधी और स्टालिन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अब थलपति विजय की लड़ाई है, चंद्रबाबू नायडू की खेमे की बगावत की लड़ाई है, एआईएडीएमके के बदले हुए रुख की लड़ाई है।
और सबसे बढ़कर के पूरे दक्षिण भारत की अस्मिता की लड़ाई है। कहावत है कि उगते हुए सूरज को सलाम है, मगर अब जब सूरज ढलने लगे, जब कश्ती में एक के बाद एक कई छेद हो जाए, जब वो सारी चोटें एक ही जगह लगने लगे जहां से किसी भी वक्त कश्ती डूब सकती है, तो कोई भी समझदार यात्री उस कश्ती में नहीं बैठना चाहेगा। और आज मोदी शाह की भाजपा की कश्ती में यही हो रहा है। एक तरफ राहुल गांधी और पूरा एनडीए गठबंधन संसद से लेकर के सड़क तक घेराबंदी किए हुए है, दूसरी तरफ थलपति विजय ने एक नई राजनीतिक ताकत खड़ी कर दी है, तीसरी तरफ खुद बीजेपी के सहयोगी पार्टियां बगावत के सुर में हैं, चौथी तरफ जंजी बार बार सामने आ रहे हैं और सरकार का घेराव कर रही है। और इन सबके बीच जो एक अकेला सब पर भारी था, वो एक अकेला अपने कमरे में बंद है। बाहर आने की हिम्मत नहीं है, संसद में जाने की हिम्मत नहीं है, जवाब देने की हिम्मत नहीं है। यही तो असली चेहरा है इस सरकार का, जो चुनाव में शेर बनती है, जो रैलियों में गरजती है, जो सोशल मीडिया पर हुंकार भरती है। वही सरकार जब असली सवालों का सामना करने की बारी आती है तो चूहे की तरह बिल में घुस जाती है। ये वो सरकार है जिसने 11 साल तक देश को ये बताया कि हम मजबूत हैं, हम ताकतवर हैं, हम एक अकेले सब पर भारी हैं। मगर आज जब असली परीक्षा की घड़ी आई है तो एक अकेला नजर ही नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये जो पूरी स्थिति बनी है, ये किसी एक दिन का नतीजा नहीं है, ये 11 साल की उन तमाम गलतियों का नतीजा है जो मोदी और शाह ने की है। ये उस अहंकार का नतीजा है जिसमें डूबे रह करके उन्होंने अपने सहयोगी पार्टियों को हमेशा दरकिनार किया है। ये उस तानाशाही का नतीजा है जिसके तहत उन्होंने संसद को अपनी जागीर समझा। ये उस मनमानी का नतीजा है जिसके तहत उन्होंने संविधान को बार बार कुचला। और अब जब समय आया कि उन्हें अपने किए का हिसाब देना पड़े तो वो भाग रहे हैं। मगर वो कहां तक भागेंगे, कब तक भागेंगे? एक न एक दिन तो उन्हें सामना करना ही पड़ेगा। एक न एक दिन तो उन्हें उन सारे सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे जो देश की जनता पूछ रही है। लद्दाख में जो कुछ भी हुआ उसका जवाब देना पड़ेगा। सोनम वांगचुक जैसे लोगों के साथ जो अन्याय हुआ उसका जवाब देना पड़ेगा। महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई उसका जवाब देना पड़ेगा। छात्रों के साथ जो क्रूरता हुई उसका जवाब देना पड़ेगा। परिसीमन के नाम पर जो साजिश रची गई उसका जवाब देना पड़ेगा। एफसीआरए के जरिए अल्पसंख्यकों पर जो हमला किया जा रहा है उसका जवाब देना पड़ेगा। नीट के नाम पर छात्रों की जो हत्या हो रही है उसका जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, संविधान के साथ जो बलात्कार किया जा रहा है उसका जवाब भी देना पड़ेगा। ये देश जागरूक है, ये देश सब समझ रहा है, ये देश देख रहा है कि किस तरीके से एक अकेला होने का दम भरने वाले आज घर में बैठे हैं और सहयोगी पार्टियां भी उनसे मुंह मोड़ रही है। दोस्तों, अब आने वाले दिनों में जब मानसून सत्र खत्म हो जाएगा तब भी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, बल्कि तब ये लड़ाई और भी तेज होगी, क्योंकि तब सरकार सोचेगी कि संसद के बाहर मनमानी कर सकती है। तब वो सोचेगी कि वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकती है। मगर उसे ये भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब पूरा दक्षिण भारत एकजुट है, अब पूरा विपक्ष एकजुट है, अब सहयोगी पार्टियां भी अलग रास्ते पर चलने लगी है। और सबसे बड़ी बात, अब देश की जनता भी जाग चुकी है। थलपति विजय का जो आंदोलन शुरू होने वाला है वो सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, वो एक शुरुआत है। वो एक ऐसी शुरुआत है जो आने वाले दिनों में एक बड़े बदलाव की नींव रखेगी। और उस बदलाव में मोदी और शाह के अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होगी, उस बदलाव में तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं होगी, उस बदलाव में संविधान की अवहेलना के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो ये जो पूरी कहानी है ये इस बात की गवाही है कि जो अहंकार में डूब करके सत्ता चलाते हैं उनका पतन भी उसी अहंकार के हाथों होता है। जो सहयोगियों को अपमानित करते हैं वो अंत में अकेले पड़ जाते हैं। जो संसद से भागते उन्हें जनता की अदालत में हाजिर होना पड़ता है। और मोदी और शाह की सरकार के साथ आज यही हो रहा है। कड़ियों को जोड़ करके देखिए, तमिलनाडु में डीएमके का प्रस्ताव, एडीएमके एक साथ आंध्र प्रदेश में रेवंत रेड्डी की तैयारी, टीडीपी की खामोश बगावत, थलपति विजय का बढ़ता कद, राहुल गांधी की सक्रियता, इंडिया गठबंधन की एकजुटता, अमित शाह की चुप्पी, प्रधानमंत्री की गैर हाजिरी और सबसे बढ़कर के संसद में सरकार का सामना करने से लगातार भागना। ये सारी कड़ियां जब आप जोड़ते हैं तो एक ही तस्वीर उभर करके सामने आती है। और वो तस्वीर है एक ऐसे सरकार की जो अंदर से खोखली हो चुकी है, एक ऐसी सरकार की जिसका आत्मबल टूट चुका है, एक ऐसी सरकार की जो जनता के सामने अपनी बात रखने की हिम्मत खो चुकी है। ये वो सरकार है जिसे अब हर कदम पर सोचना पड़ेगा। ये वो सरकार है जिसे अब हर फैसले से पहले अपनी सहयोगी पार्टियों की तरफ देखना पड़ेगा। ये वो सरकार है जिसका हवाई महल दक्षिण भारत की एकजुटता के आगे भरभरा करके गिर चुका है। तो दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम आपको क्या संदेश देता है? ये बताता है कि लोकतंत्र में कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार तब तक ही ताकतवर है जब तक उसके साथ जनता है। जिस दिन जनता ने हाथ छोड़ दिया, जिस दिन सहयोगी ने मुंह मोड़ लिया, उस दिन उस सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। और आज मोदी शाह की सरकार के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। सूरज ढल रहा है, कश्ती डूब रही है, हवाई महल गिर रहा है और एक अकेला
जो सब पर भारी होने का दावा करता था, वो आज अपने कमरे में बंद बैठा है। यही है इतिहास का इंसाफ, यही तो है वक्त का चक्र। जो कभी सबको झुकाने की बात करता था, आज खुद झुकने पर मजबूर है। और ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में इससे भी बड़े झटके इस सरकार को लगने वाले हैं। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आखिर इस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं। क्या आपको भी लगता है कि अब इस सरकार का अंत निकट है? क्या आपको भी लगता है कि सहयोगी पार्टियों की ये बगावत आने वाले दिनों में और भी बड़ा रूप लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको भी लगता है कि अमित शाह का संसद से भागना एक ऐसी गलती है जिसका खामियाजा पूरे भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। बुद्धा इंस्पायर्ड को फॉलो कीजिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।